Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. So my number is 9899123008. In case of any feedback or in case of any professional help in and around Delhi, you can contact me in this particular number. तो हम एप्लीकेशन कंट्रोल्स पढ़ रहे थे और एप्लीकेशन कंट्रोल्स में हम इनपुट कंट्रोल्स पढ़ रहे थे. इनपुट कंट्रोल्स में हम आपका सोर्स डॉक्यूमेंट डिज़ाइन हमने पढ़ लिया था और डेटा एंट्री स्क्रीन डिज़ाइन भी हमने पढ़ लिया था. और डेटा एंट्री स्क्रीन डिज़ाइन में हमने अभी ये पढ़ा था कि भाई स्क्रीन ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, कैप्शन डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, डेटा एंट्री के फील्ड का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, टैबिंग और स्किपिंग कैसी होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम, डिस्प्ले रेट, ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ ली थी. और हमने ये भी जाना था कि अगर स्क्रीन ऑर्गेनाइजेशन या अगर डेटा एंट्री स्क्रीन डिज़ाइन कंसिस्टेंट है और अच्छा है तो ऑडिटर को क्या है, उसको वो एक बात पर रिलाई कर सकता है कि भाई एरर्स ज़्यादा नहीं होंगे. अगर डेटा एंट्री स्क्रीन डिज़ाइन स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के अनुसार है तो कोई भी आदमी इनपुट कर रहा होगा तो वो इनपुट करते समय एरर होने की संभावनाएं बहुत कम है. तो ये बात उसके जो ऑडिटर्स का जजमेंट होता है एक्सटेंट ऑफ चेकिंग कि कितना एक्सटेंट, कितनी चेकिंग करनी है, कितना नहीं करना है, इस सब चीज़ के लिए ये बहुत मैटर करता है. अगर डेटा एंट्री स्क्रीन डिज़ाइन अच्छा है तो एरर्स कम होंगे तो कम ऑडिट करना पड़ेगा, यानी कि एक्सटेंट ऑफ ऑडिटिंग कम होगी. अब हम पढ़ेंगे डेटा कोड कंट्रोल्स. तो यानी कि इनपुट के टाइम पर या कोई डेटा अगर कोडिंग कर रहे हैं तो उसके टाइम पर क्या कंट्रोल्स हम रखेंगे. तो ये जनरल एक बहुत ही हमारी स्टडी में एक जनरल कोड कंट्रोल्स दिए हुए हैं. तो उसमें ये डिफ़ाइन किए गए कि डेटा कोड जो है किसी भी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं. या अगर मान लिया सपोज़ कोई एंटिटी है, वो पर्टिकुलर ग्रुप की मेंबर है या पर्टिकुलर सेट की मेंबर है, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए डेटा कोड्स यूज़ करते हैं. और कंप्यूटर में यूनिक आइडेंटिफिकेशन का बहुत महत्व है, क्योंकि कंप्यूटर में जहाँ पर भी दो चीज़ें होंगी वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक पर्टिकुलर केस आया है कि जो वर्ड में कुछ 1 सेकंड जोड़ा जा रहा है पूरे ईयर में, इस साल जोड़ा जाएगा. तो उसमें क्या है कि कुछ सिस्टम्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. और उसमें प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हो सकती हैं? क्योंकि अगर 1 सेकंड आप ज़्यादा जोड़ दोगे तो कंप्यूटर लास्ट का सेकंड यानी साल के अंत का सेकंड अगर 2 पर्टिकुलर सेकंड्स हो जाएंगे उसमें, मतलब 2015 के 31 दिसंबर के 11:59 मिनट 59 सेकंड्स रात के 2 बार आ जाएंगे तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है. और अगर वो समझ में नहीं आएगा कि 2 सेकंड्स कैसे हो सकते हैं, अगर वो समझ में नहीं आएगा, अगर क्लॉक उसके अनुसार सिंक्रोनाइज नहीं होगी, तो कई ऐसा हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ है और कंप्यूटर सिस्टम डाउन हो गए या एरर्स आ गए हैं उसमें. तो कंप्यूटर को यूनिक चीज़ समझ में आती है, डिस्क्रीट चीज़ समझ में आती है. हम ह्यूमन बींग्स इस मामले में गिफ्टेड है. मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और हमारे में है, यही डिफरेंस है कि हमारे में हम सिचुएशन को समझ लेते हैं और उसके अनुसार एक्ट कर लेते हैं. जो चीज़ों को डिस्क्रीट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. चीज़ें अगर डिस्क्रीट नहीं हैं तो भी हम जजमेंट ले लेते हैं, मतलब किसी भी सिचुएशन में एक रीज़नेबल जजमेंट ले लेते हैं. लेकिन कंप्यूटर में वो अभी वो फैसिलिटीज़ नहीं आई है, तो कंप्यूटर किसी भी चीज़ में डिस्क्रीट जजमेंट नहीं ले पाता है. तो डेटा कोड्स हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं किसी भी एंटिटी को, या फिर ऐसा है कोई मेंबर ऑफ ग्रुप है या ग्रुप सेट है, उसमें कोई एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए डेटा कोड्स यूज़ होते हैं. तो ऑडिटर को क्वालिटी देखनी पड़ेगी कोडिंग की, और ये देखना पड़ेगा कि जो डेटा की इंटेग्रिटी और एक्यूरेटनेस है, जो हमने पढ़ा पहले सेशंस में पढ़ा, कंप्लीट, एक्यूरेट और वैलिड डेटा होना चाहिए. डेटा में 3 चीज़ें होनी चाहिए, कंप्लीट, एक्यूरेट और वैलिड डेटा होना चाहिए. तो उसकी इंटेग्रिटी और एक्यूरेटनेस
पर क्या इफेक्ट आता है ये ऑडिटर को देखना पड़ेगा। तो डेटा कोडिंग एरर्स के बारे में हमारी स्टडी में दिया हुआ है। जो नॉर्मली जो डेटा कोडिंग एरर्स हैं वो ये होता है कि कई बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा करेक्टर जुड़ जाता है, उसे एडिशन कहते हैं, या ट्रंकेशन हो जाता है। ट्रंकेशन क्या होता है कि एक करेक्टर हट गया, जैसे मान लिया सपोज आपने 4 5 6 7 8 भेजा और 8 गायब हो गया, 4 5 6 7 ही गया, तो ये ट्रंकेशन हो गया। तो एडिशन और ट्रंकेशन के एरर्स आ सकते हैं। एडिशन में क्या होगा कि 8 के आगे एक और 8 जुड़ गया, या अगर कोई डेटा एंट्री कर रहा है तो 8 के आगे एक और 8 उसने ऐड कर लिया। और ट्रंकेशन में क्या होगा कि एक करेक्टर गायब हो जाए। तो ये एडिशन और ट्रंकेशन होते हैं। फिर एक चीज़ होती है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जो एरर होता है वो रॉन्ग करेक्टर को ऐड कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 है, 5 5 5 6 है, तो 5 5 5 5 ही टाइप किया, तो वो क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। इसके बाद दो और एरर्स होते हैं, ट्रांसपोजिशन और डबल ट्रांसपोजिशन या मल्टीपल ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन का मतलब ये है कि एडजेसेंट करेक्टर चेंज हो जाना, यानी कि अगर आपने लिखा 1 2 3 4 5 लिखा तो 1 2 3 5 4 हो गया। तो अगर करेक्टर्स चेंज हो गए, यानी ABCDEF लिखा तो आपने AB की जगह BACDEF लिख दिया, तो वो उसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं। डबल ट्रांसपोजिशन ये या मल्टीपल ट्रांसपोजिशन, वैसे डबल ट्रांसपोजिशन हमारी स्टडी में दिया हुआ है। डबल ट्रांसपोजिशन होता है कि करेक्टर अगर रिवर्स हो रहा है, एक से ज़्यादा करेक्टर अगर रिवर्स हो रहा है तो उसे डबल ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो कई जगह पर इसे मल्टीपल ट्रांसपोजिशन भी कहते हैं। हमारी स्टडी में इसे डबल ट्रांसपोजिशन दिया है। तो हमारी स्टडी में जो डेटा कोडिंग एरर्स दिए वो एडिशन, ट्रंकेशन पहला, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्रिप्शन मतलब एडिशन ट्रंकेशन में तो क्या है, एक ऐड हो गया, ट्रंकेशन में गायब हो गया, ट्रांसक्रिप्शन में कोई रॉन्ग करेक्टर आ गया, ट्रांसपोजिशन में क्या हो गया कि करेक्टर ने जगह एक्सचेंज कर ली। डबल ट्रांसपोजिशन या मल्टीपल ट्रांसपोजिशन में क्या हो गया, एक से ज़्यादा करेक्टर्स ने जगह चेंज कर ली। उसके बाद क्या फैक्टर्स होते हैं जो एरर्स की कोडिंग को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ कोड होता है। अगर मान लिया सपोज लॉन्ग कोड है तो उसमें ज़्यादा एरर होंगे। कोड शॉर्ट हो, जितना शॉर्ट हो, एक ऑप्टिमम लेवल होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा तो फिर क्या होगा कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, उतने लोग ऐड नहीं हो पाएंगे। सपोज जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या था, पहले टेलीफोन लाइंस हुआ करती थी, तो लिमिटेड टेलीफोन्स होते थे, नंबर होते थे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी सिटी में 100 टेलीफोन है, पहले बहुत आज से 40 साल पहले ऐसा होता था। तो नंबर होता है, किसी का 59 नंबर है, 60 नंबर है, 71 नंबर है। फिर टेलीफोन लाइंस पड़ी और लोगों के पास ज़्यादा टेलीफोन आ गए तो फिर नंबर बढ़ गया। जैसे 2260 नंबर हो गया, किसी का 4 डिजिट का नंबर हो गया। फिर और लाइंस बढ़ गई तो उन्होंने बीच में 0 जोड़ दिया या पहले 1 जोड़ दिया, तो 22060 हो गया जैसे किसी का नंबर। तो इस तरीके से नंबर्स एकोमोडेशन करने के लिए कोड की लेंथ बढ़ा दी गई। तो कोड की लेंथ जो है ऑप्टिमम होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। जितनी छोटी हो उतना अच्छा है, और जितनी यूटिलिटी हो सके, जितनी यूटिलिटी के अनुसार जितनी छोटी हो, क्योंकि अगर ज़्यादा चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है तो बड़ी होगी। तो अगर मान लिया सपोज लॉन्ग कोड है तो उसे हाइफन, उसको ब्रेक कर दीजिए, मतलब हाइफन लगा दीजिए, स्लैशेस लगा दीजिए, बीच में स्पेसेस दीजिए, जिससे कि कोडिंग एरर्स नहीं हो। दूसरा ये है कि हमारी स्टडी कहती है कि अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक मिक्स अगर हो गया तो उसमें क्या होता है कि कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। इंटरमिंगलिंग अगर आप कर रहे हैं अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक की, मालूम पड़ा आपने कोड कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय कोड बनाया और एम्प्लॉय कोड बनाया AA365, तो कई बार उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो सिंप्लिसिटी रखना ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक मिक्स कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि उसका कोई ना कोई पर्पज़ होना चाहिए। उसके बाद करेक्टर की चॉइस भी होनी चाहिए। जैसे कुछ अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक्स में कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे B8 जैसा लगता है, जैसे I1 जैसा लगता है, O0 जैसा लगता है, S5 जैसा लगता है। अगर व्हील कई बार लिखा जाएगा तो U जैसा लग जाता है, या Z है तो 2 जैसा लग जाता है। तो
अगर मान लिया सपोज पर्टिकुलरली अगर कोई रिटन सोर्स डॉक्यूमेंट है और सिस्टम में एंटर कर रहे हैं तो ये करेक्टर अवॉइड होने चाहिए, पर्टिकुलरली BIOS टाइप के करेक्टर अवॉइड करने चाहिए। और इसी वजह से अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक मिक्स में प्रॉब्लम आती है। अगर अल्फ़ाबेट है तो आप रिजॉल्व कर लेंगे, आप पता कर लेंगे कि 5 नहीं है, ये क्या कहते हैं आपका S लिखा हुआ है और Z नहीं है 2 लिखा हुआ है, तो डिज़र्न करना ईजी हो जाता है। अगर मतलब अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक मिक्स है, आप इनपुट कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा ये है कि आप अपर केस और लोअर केस को मिक्स जनरली ना करें। अगर अपर केस है तो अपर केस अल्फ़ाबेट्स होनी चाहिए, लोअर केस है तो लोअर केस होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि जो डेटा एंट्री करेगा उसको डिले होगा। अगर मान लिया सपोज अपर केस है लोअर केस कर दिया आपने डेटा एंट्री के लिए, पासवर्ड के लिए सही चीज़ है, पासवर्ड के लिए अगर अपर केस और लोअर केस मिक्स होगा तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। लेकिन अगर डेटा इनपुट है तो वहाँ पर एरर्स ज़्यादा होंगे। तो आप अपर केस और लोअर केस फॉन्ट्स मिक्स ना करें, इसका ध्यान रखें। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी कि सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए। मान लिया सपोज ABC है तो ABC ACB करके नहीं होना चाहिए 1 2 3। अगर मान लिया सपोज आपने कोई सीरीज़ बनाई ABC करके, एक डिपार्टमेंट ABC रख दिया, दूसरा डिपार्टमेंट DEF रखा है सपोज, और एक पर्टिकुलर करेक्टर सीक्वेंस है, तो वो सीक्वेंस मेंटेन करने की कोशिश कीजिए जितना हो कि उसमें एरर्स कम रहेंगे। तो यानी कि अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं और ऑडिट कर रहे हैं तो आप कोड की डेटा कोड्स का कंट्रोल देखेंगे। डेटा कोड्स कंट्रोल में आप डेटा देखेंगे कि कोडिंग एरर्स तो नहीं है। कोडिंग एरर्स के लिए कोडिंग एरर्स कौन से हैं? एडिशन, ट्रंकेशन होगा। अगर मान लिया ऐड हो गया वर्ड या ओमिट हो गया वर्ड, तो ओमिट हो गया तो ट्रंकेट हो गया। ट्रांसक्रिप्शन एरर्स तो नहीं है, अगर कोई रॉन्ग करेक्टर आ गया। ट्रांसपोजिशन तो नहीं है, जगह चेंज होगी। ये डबल ट्रांसपोजिशन या मल्टीपल ट्रांसपोजिशन तो नहीं है, एक से ज़्यादा चीज़ जगह चेंज होगी। फिर आप कोड्स को देखोगे या डेटा एंट्री जो हो रही है उनको देखोगे, और उसमें आप देखोगे कि कोड की लेंथ ज़्यादा तो नहीं है, अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक मिक्स तो नहीं है। चॉइस ऑफ कैरेक्टर्स देखोगे, BIOS ऐसे जैसे कैरेक्टर्स तो ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे हैं। अगर मान लिया सपोज किसी पर्टिकुलर कोड आपने बनाया उसमें ये ज़्यादा तो यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर अपर केस और लोअर केस की मिक्सिंग तो नहीं हो रही है, फॉन्ट्स की मिक्सिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि फॉन्ट्स की मिक्सिंग होगी तो आपको शिफ्ट की यूज़ करना पड़ेगा, प्रोसेस में डिले होगा, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार क्या है, शिफ्ट की दबी नहीं होगी और लोअर कोड ही चला गया होगा। तो इस तरह की चीज़ें होंगी, क्योंकि जनरली क्या होता है कि लोग बंदे नीचे देखकर टाइप करते हैं, स्क्रीन में देखकर टाइप करने वाले बहुत कम होते हैं, उनकी स्पीड अच्छी होगी वही कर पाते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर आप देख लेंगे। उसके बाद एक चेक डिजिट हमारी स्टडी में दिया हुआ है। चेक डिजिट जो है रिडंडेंट डिजिट है, ये एक्यूरेसी वेरीफाई करने के लिए यूज़ होता है। अब क्या होता है कि मान लिया सपोज एक डेटा कम्युनिकेशन में चेक डिजिट बहुत यूज़ होता है। अगर मान लिया सपोज मैं आपके पास कोई नंबर भेज रहा हूँ, अगर मान लिया मैं भेज रहा हूँ 4 5 3 6 7 भेज रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैंने एक कोड चेक डिजिट लगा दिया। चेक डिजिट एक एडिशनल नंबर होता है जो कि डिजिट्स के आगे भी अटैच हो सकता है, डिजिट्स के पीछे भी अटैच हो सकता है, कहीं पर भी अटैच हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया सपोज फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 मैंने आपको भेजना है, तो मैं क्या करूँगा 1 को सपोज मैंने मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, या 1 को तो कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 793 ये भेजना है, 793 भेजना है। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया। सपोज इसका आंसर आया 70 आया, या 71 आया, या 75 आया इसका आंसर। सपोज थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं वो जो भी कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आया, मान लिया सपोज 75 आंसर आया। इस 75 को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड किया तो क्या बचा 5। अब 5 हो गया मेरा चेक डिजिट। ये अब मैं इस चेक डिजिट को 793 के बाद 5 लगा के, ये मतलब उसके 7935 करके मैं ये डेटा कम्युनिकेट कर दूंगा। जब डेटा दूसरे एंड में पहुंच जाएगा तो वो चेक करेगा, उसको 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, देखेगा कितना आया, इतना है, उसको 10 से डिवाइड करेगा, और जो नंबर बचा होगा वो है कि नहीं है देखेगा, चेक करेगा लास्ट डिजिट वो नंबर है कि नहीं, या पहला डिजिट वो नंबर है कि नहीं है। अगर वो नंबर है तो इस डेटा की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है। अब थोड़ी देर के लिए ये समझ लीजिए कि मैंने आपको एक पेज भर के डेटा भेजा,
पेज के भर में पेज में मालूम पड़ा कुछ लिखा है, मान लिया सपोज कुछ डेटा भेजा, वो डेटा जो सारा डेटा है, मान लिया ए करस्पॉन्ड करता है 1, बी करस्पॉन्ड करता है 2, तो वो जो चेक डिजिट का लॉगरिथम है उसे नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है और नंबर्स करके उन नंबर्स को एक पर्टिकुलर तरीके से मल्टीप्लाई करने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला 1 है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेगा, दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तीसरे को 3 से मल्टीप्लाई करेगा। और अगर 10,000 हुआ वर्ड अल्फ़ाबेट लास्ट अल्फ़ाबेट है तो उसे 10,000 से मल्टीप्लाई करेगा। सपोज़ कोई भी नंबर आया उसे 10 से डिवाइड कर देगा और फिर जो रिमाइंडर बचा उसे उसके साथ डेटा के साथ भेज देगा। अब एक भी वर्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो आगे पता चल जाएगा कि ये डेटा में कहीं पर बीच में प्रॉब्लम आई थी। तो ये चेक डिजिट है। चेक डिजिट क्या होता है? चेक डिजिट रिडंडेंट डिजिट होता है। रिडंडेंट मतलब हर डिजिट के बाद एक एक्स्ट्रा डिजिट होता है। ये एक्यूरेसी वेरीफाई करने के काम में आता है, यानी कोई भी करैक्टर है, कोड है, उसको चेक करने के काम में आता है। तो प्रोग्राम क्या करता है? रिकैलकुलेट करता है चेक डिजिट को और चेक डिजिट को कोड से कंपेयर करता है। अगर मान लिया सपोज कोड वो पर्टिकुलर लॉगरिथम चेक करता है और वेरीफाई करता है कि वो करेक्ट है कि नहीं। अगर करेक्ट है तो ठीक है, नहीं करेक्ट है तो फिर वो फिर से डेटा मंगाता है या उसको ठीक करता है, जो भी कोर्स फॉलो करना है करता है। तो चेक डिजिट प्रीफिक्स में भी हो सकता है, सफिक्स में भी हो सकता है एक्चुअल डेटा के। लेकिन चूंकि चेक डिजिट्स जो होते हैं रिडंडेंट डेटा होते हैं तो वो टाइम लगता है, उसमें कुछ कैलकुलेशन के लिए टाइम लगेगा। तो ये क्रिटिकल फील्ड्स में यूज़ करना चाहिए कि नहीं तो आपकी अकाउंटिंग पावर्स कंप्यूटिंग पावर्स जो है वेस्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारी स्टडी बैच कंट्रोल्स के बारे में देती है। तो बैच कंट्रोल्स में वो कहती है कि अगर कोई इनपुट ट्रांजैक्शन है तो उसको लॉजिकल या फिज़िकल बैचेस में ग्रुप किया जा सकता है। अब लॉजिकल बैचेस क्या होते हैं और फिज़िकल बैचेस क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो बैच कंट्रोल को हमने लॉजिकल उसमें डिवाइड कर दिया और फिज़िकल में डिवाइड कर दिया। अब फिज़िकल बैचेस वो ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं जो फिज़िकल यूनिट्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ इन्वाइसेस हो गया, सेट ऑफ इन्वाइसेस हो गया। अगर एक मान लिया सपोज आप इस मंथ में अगर आपकी 1000 इन्वाइसेस बनी तो वो फिज़िकल बैचेस हो गए, यानी कि 1000 इन्वाइसेस में से 100 इन्वाइस के बैच वैसे बना दिए। तो वो सेट ऑफ इन्वाइसेस हैं जो पहले या 30 जो नंबर ऑफ़ डेज़ के अनुसार हमने उसे डिवाइड कर दिया इन्वाइसेस को। पहले दिन इतने बने, दूसरे दिन इतने बने, सेट ऑफ इन्वाइसेस। तो वो जो हमने सेट ऑफ इन्वाइसेस बंडल किए हैं उनको फिज़िकल बैचेस कहते हैं। उसके बाद होता है लॉजिकल बैचेस। लॉजिकल बैचेस इस जैसे आपने फिज़िकली डिवाइड किया है उसी तरह से लॉजिकली आपको डिवाइड करना पड़ेगा। लॉजिकली डिवाइड करेंगे तो कोई बेसिस लेंगे, कट ऑफ डेट ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट उसके कोई एक डिवीज़न है तो उसके पर्टेनिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई ब्रांच है उसके पर्टेनिंग कोई डॉक्यूमेंट है, ये ले सकते हैं। तो मतलब कोई लॉजिक के अनुसार वो बैचेस होनी चाहिए, तो वो लॉजिकल बैचेज होते हैं। तो अगर मान लिया सपोज फिज़िकल बैचेज हैं तो उस पर कंट्रोल कैसे किया जाता है? अगर मान लिया सपोज वो उसमें बैच हेडर फॉर्म्स होते हैं, बैच हेडर फॉर्म्स से किया जा सकता है जो कि प्रिपरेशन शीट्स में होते हैं और वो क्या करते हैं? कंट्रोल इन्फॉर्मेशन रखते हैं बैच के बारे में। तो अब बैच कंट्रोल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि बैच कंट्रोल्स कौन कौन से टाइप से होते हैं। हमारी स्टडी में एक टोटल फाइनेंशियल अमाउंट दिया है, टोटल आइटम दिया है, हैश टोटल दिया है, टोटल डॉक्यूमेंट्स दिया है, ये 4 चीज़ें दी हैं। तो टोटल फाइनेंशियल अमाउंट क्या है? टोटल फाइनेंशियल अमाउंट अगर आपने एक्सेल में कभी काम किया होगा तो देखा होगा कि एक तरफ एक्सेल में क्या होता है कि इंडिविजुअल नंबर्स होते हैं और एक तरफ क्या होता है कि टोटल होता है, टोटल होता है। तो उसको देख लेता है कि टोटल मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। अगर मान लिया सपोज एक इन्वॉइस है उसके आगे 10 रुपये है, दूसरी इन्वॉइस है उसके आगे 20 रुपये है, या अगर इन्वॉइस 10 रुपया है और उसमें सपोज 100 रुपया है और उसका उसमें अगर मान लिया सपोज आपने एक सेल्स का आप डेटा बना रहे हो और सेल्स में आपने क्या किया कि एक जगह पर 100 रुपये का सेल्स की और उसके आगे आपने 10% वैट लगा दिया सपोज। तो 100 इंटू 10, एक फील्ड में 100 और सारी चीज़ें लगी होंगी, दूसरे उसमें 10 लगा होगा, 10% उसका निकाला गया होगा और तीसरे उसमें टोटल हुआ होगा। तो आप क्या करोगे कि ग्रैंड टोटल करोगे और सेल्स अमाउंट का टोटल करोगे और वैट अमाउंट का टोटल करोगे। तो सेल्स अमाउंट का टोटल, एक्चुअल सेल्स अमाउंट का विदाउट वैट उसका टोटल प्लस वैट का टोटल इज इक्वल टू ग्रॉस टोटल। मालूम पड़ा
अगर मान तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये टोटल फाइनेंशियल अमाउंट हम चेक करेंगे। तो बैच कंट्रोल्स क्या हो सकते हैं, टोटल फाइनेंशियल अमाउंट्स चेक करके हम कंट्रोल कर सकते हैं, बैच को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक टोटल फाइनेंशियल अमाउंट एक बैच कंट्रोल हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, काउंटर चेकिंग होती है एक तरह से। हमने देखा है कि जो आइटम्स ऑफ बैच हैं, इंडिविजुअल फील्ड्स जो हैं, उसका टोटल किया और ग्रैंड टोटल कर दिया। तो अगर मान लिया सपोज 100 इन्वाइसेस प्रोसेस होगी तो उसका 100 का सेल्स वैल्यू, 100 का वैट वैल्यू, 100 का ग्रॉस वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो ये फाइनेंशियल टोटल फाइनेंशियल अमाउंट है। उसके अलावा दूसरा होता है टोटल आइटम। आपने आइटम देखे कि मालूम पड़ा कितने आइटम्स सेल हुए हैं। अगर मान लिया 5 आइटम हुए, 3 आइटम हुए, 2 आइटम हुए, तो इसका एक बार एक जगह यूनिट वाइज टोटल होगा और एक जगह ग्रॉस टोटल होगा। तो ये जो क्रॉस रेफरेंसिंग है टोटल अमाउंट्स की या टोटल फाइनेंशियल अमाउंट की, इस तरह से हम बैच को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर होता है हैश टोटल। हैश टोटल क्या होगा कि अगर मान लें सपोज एक इन्वाइस में एक बंदे ने 4 घंटे काम किया और दूसरी इन्वाइस में 6 घंटे का काम किया, तो इसका इन सब का टोटल इन सब का टोटल देख लिया जाएगा, आवर्स का टोटल देख लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जब डेटा इनपुट कर रहे हैं और उसके बाद आप टोटल देख रहे हैं कि 4 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, और जब आपने पूरी मंथ की फीडिंग कर ली तो आप ये देखोगे उसका टोटल, अगर मान लिया टोटल 400 आवर्स आया तो 400 आवर्स आना चाहिए आपकी शीट में। अगर 400 आवर्स आ रहा है तो एंट्री के बाद 400 आवर्स आना चाहिए। अगर 400 आवर्स नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, या तो कहीं डबलिंग हुई है, या कहीं कोई चीज़ गायब हो गई है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो ये हैश टोटल होते हैं। हैश टोटल में सपोज इनवॉइस आपने डाला, इनवॉइस नंबर 1 2 3 4, और आप 1 2 3 4 सीक्वेंस को ऐड कर रहे हो। सपोज इनवॉइस नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स को ऐड कर रहे हो, या ऐसा मान लेते हैं। अगर वो एडिशन कर रहे हो और आपने अपने एक्सेल में वो एडिशन किया हुआ है तो वो बराबर आनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो आपका जो एप्लीकेशन कुछ अलग बता रहा है, एप्लीकेशन वहाँ बैच कंट्रोल्स लगे हैं एप्लीकेशन में और वो कुछ और बता रहा है, और तो इसका मतलब ये हो सकता है कोई या तो इनवॉइस डबलिंग हो गई है या इनवॉइस अटैच नहीं हुई है। तो हमें ये एरर फाइंड आउट होगा। तो टोटल डॉक्यूमेंट प्रोसेस्ड जब हम काउंटर चेक कर सकते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि टोटल डॉक्यूमेंट्स एंटर हुए कि नहीं हुए। तो ये हमारी स्टडी में फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बैच कंट्रोल्स है। बैच कंट्रोल्स 2 भागों में उन्होंने डिवाइड किया है। लॉजिकल बैचेस हो सकते हैं, फिजिकल बैचेस हो सकते हैं। लॉजिकल बैचेस जो होंगे वो किसी लॉजिक के अनुसार बटे होंगे। फिजिकल बैचेस होंगे जैसे सेट ऑफ इनवॉइसेस हैं, उसको हमने पूरे इनवॉइसेस को बंडल कर रखा है, उसमें से हम अगर मान लिया सपोज एक पर्टिकुलर पीरियड के बैचेस निकाल रहे हैं तो वो लॉजिकल बैचेस हो जाएंगे। और फिर क्या करेंगे, हम बैच कंट्रोल करेंगे। बैच कंट्रोल कैसे किया जाता है, टोटल फाइनेंशियल अमाउंट से किया जा सकता है, टोटल आइटम से किया जा सकता है, हैश टोटल से किया जा सकता है, या टोटल डॉक्यूमेंट से किया जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा, इस पर्टिकुलर सेशन में हमने पढ़ा डेटा कोड कंट्रोल। और डेटा कोड कंट्रोल क्या है, डेटा जब आप इनपुट करेंगे तो आपके उनके कोड्स को वेरीफाई करोगे, कोड्स को चेक करोगे और डेटा कोडिंग एरर्स को देखोगे, फैक्टर्स देखोगे जो कोडिंग एरर फैक्टर्स देखोगे जो कोडिंग एरर्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि लेंथ ऑफ कोड, जितना बड़ा लेंथ होगा उतनी ज़्यादा एरर्स की संभावना। अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक मिक्स होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। चॉइस ऑफ करेक्टर, अगर मान लिया BIOS ऐसे करेक्टर्स होंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है। अपर केस लोअर केस मिक्सिंग होगी तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। शिफ्ट की नहीं दबी हो, सपोज सीक्वेंस ऑफ करेक्टर है उसमें अगर वो सीक्वेंस में नहीं रखा है तो वहाँ पर एरर्स हो सकते हैं। तो एज एन ऑडिटर आप एक बार बैठोगे, ये सारी चीज़ें देखोगे, बैच कंट्रोल्स देखोगे, बैच कंट्रोल्स हैं कि नहीं है, डेटा कोडिंग एरर्स क्या क्या होने की संभावना है हुई है, फैक्टर्स देखोगे और ये देखोगे फैक्टर्स लेंथ ऑफ कोड ज़्यादा तो नहीं है, छोटी है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप एक्सटेंट ऑफ चेकिंग कम करोगे। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप एक्सटेंट ऑफ चेकिंग बढ़ा दोगे। यानी कि इनपुट कंट्रोल्स में बेसिकली सबसे पहले आपको सोर्स डॉक्यूमेंट देखना है, उस किस तरह से बना हुआ है देखना है कि वेरिएबल्स कितने हैं। उसके बाद
आपको जहाँ पर डेटा एंट्री हो रही है, जिस स्क्रीन में डेटा एंट्री हो रही है, उस स्क्रीन को देखना है, उसका लेआउट को देखना है और फिर फाइंड आउट करना है कि वहाँ पर एरर्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। उसके बाद आपको क्या है, डेटा कोड कंट्रोल्स देखना है और फिर ये सब देखने के बाद आपको जजमेंट लेना है। ये जजमेंट लेना है कि एक्सटेंट ऑफ चेकिंग क्या होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी। अगर एरर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेआउट ख़राब है, सोर्स डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा एंट्री करनी पड़ी है, जिसका मतलब बहुत ज़्यादा एरर्स होंगे और फिर आपको एक्सटेंट ऑफ चेकिंग बढ़ानी पड़ेगी और अपने क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि भाई ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसको प्रॉब्लम्स को मिटिगेट कीजिए। थैंक्स।